ऑपरेटर्स नेक्स्ट टॉपिक है डिटरमिनेंट का। इससे एटलीस्ट एक क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आता है। जब ये सब चीज़ें खत्म होंगी इस टॉपिक से बोर्ड में क्वेश्चन बनेगा 4 मार्क्स का। और ऑपरेटर में बहुत कुछ है समझाने के लिए, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा लिमिटेड ही रखेंगे चीज़ों को, और इसको घर में एक बार जरूर ट्राई करना तभी आएंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है इसको क्लियर रखना। और अगर एक बार ये आपको आ गए तो आगे क्वेश्चन बहुत स्मूथली होंगे। तो देखते हैं कैसे क्या है। ये एक डिटरमिनेंट है, इसमें हम लोग रो ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, कॉलम ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। पेशेंस रखो और देखो कैसे क्या यूज कर रहे हैं इसमें। पहले क्या करो, कोई एक रो जो आपको आपकी फेवरेट हो, जो आपको समझ में आ रही हो, उसको आप रोक लो, कुछ ना करो। लाइक मुझे रो 1 अच्छी लग रही है यहाँ पे क्योंकि यहाँ 1 है। और ज्यादातर ऐसा होता है केसेस में कि हम लोग कोशिश करते हैं इस 1 से इन दोनों को 0 बनाने के लिए। अभी मैं रो के बेसिस बताऊंगा, ठीक है। तो इससे आप इसको 0 कैसे बना सकते हो। बेसिकली अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करो और इससे माइनस कर दो तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। अच्छा, हम लोग सोचते हैं एक ही जगह पे, और ऑब्वियसली हर जगह लेके सोच के चल नहीं सकते कि आगे क्या क्या होगा, लेकिन हम लोग एक जगह का सोच के डिसाइड करेंगे और वो लगाएंगे पूरे रो में। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन धीरे धीरे आएगा, देखो। तो मैंने क्या किया, मैंने डिसाइड किया कि यहाँ R2 को 0 बनाना है। तो लिखते कैसे हैं, बेसिकली हम लोग R2 को चेंज करने जा रहे हैं। जब कोई रो को चेंज करने जाते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, R2 टेंड्स टू R2। ध्यान रहे, अगर आपको जो चेंज करना है उसी को लिखोगे, R2 टेंड्स टू R2 ना, इसके बगल में कुछ भी नहीं लिखोगे। R2 के बाद जस्ट R2 आएगा, 2R2 3R2 4R2 कुछ नहीं लिख सकते आप, सिर्फ R2 ही लिखना है। और इसे माइनस करेंगे क्या, 4 इंटू R1। अगर हम लोग R1 को 4 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दे, बाकी का क्या होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो 0 हो जाएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, देखो कैसे। तो 4 से मल्टीप्लाई किया, मन में मल्टीप्लाई करो और बहुत छोटा सा माइनस लिख दो। 4 से मल्टीप्लाई करो, छोटा सा क्या लिख दो, माइनस। 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 12, माइनस लिख दो। 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 8 और माइनस लिख दो। ठीक है, तो इससे R2 चेंज हो जाएगा। R2 चेंज होके क्या आएगा, यहाँ 1 रहेगा, 3 रहेगा, 2 रहेगा, इस तरफ 0, यहाँ माइनस करोगे, माइनस के 11 और इसको करोगे तो 1। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट 3 5 एंड 16। ठीक है। अच्छा, अभी हमने एक 0 बनाया। अब ये भी तो कर सकते हैं कि R1 को एज इट इज रहने दें और R3 को 0 बना लें। R3 मतलब कि इसके पहले एलिमेंट को 0 बना लें। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब R3 को चेंज करेंगे। ठीक है, R3 को चेंज कर रहे हैं। R3 को कैसे चेंज करेंगे, R3 में से 3 इंटू R1 माइनस कर देंगे। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ध्यान रहे, जिस आप रो को चेंज कर रहे हो, ठीक है, वो ही रो के बारे में लिखना है पहले स्टार्टिंग में। और R3 टेंड्स टू R3 लिखना, R3 टेंड्स टू माइनस R3 लिखना, 2R3 लिखना, 3R3 लिखना। ये चीज क्लियर कर लो। R3 टेंड्स टू जस्ट R3, और उसके बाद जैसे अब ये 0 बन सकती है उस हिसाब से उसको 0 बना लोगे। जैसे यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करना मुझे सही लग रहा है 0 बनाने के लिए। देखो, तो एक बार यहाँ पे छोटा छोटा लिख लेते हैं। आप लोग एग्जाम में पेंसिल से लिखने के बाद रफ कर देना, क्योंकि ये चीज छोटा छोटा लिख के शो करनी नहीं होती सॉल्यूशन में। तो 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 जा 9, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 या 6, माइनस। अब माइनस कर लो। अच्छा, एक दो चीजों का ध्यान रखा करो जिससे आपकी मिस्टेक नहीं होगी। जो रो चेंज नहीं हुई है उनको पहले तुरंत लिख लो। जो चेंज नहीं हुआ उसको पहले लिख लो कि उसमें कुछ मिस्टेक ना हो, और जिसको चेंज करना हो उसको आप चेंज करते रहो आराम सॉल्व करके। 0 माइनस करेंगे तो माइनस का 4, इसको माइनस करेंगे तो 10। ठीक है, ये ऑपरेटर है, इससे आगे सारे क्वेश्चन होंगे ऐसे ऑपरेट करके। इससे प्रॉफिट क्या हुआ हमको बताते हैं। अब इसके अगर आगे हमें इसका डिटरमिनेंट ओपन करना हो तो हम लोग अपनी मर्जी से भी कोई भी रो कोई भी कॉलम के हिसाब से हम लोग डिटरमिनेंट ओपन कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अपने मर्जी से क्या सजेस्ट करेंगे या क्या सेलेक्ट करेंगे, हम लोग सेलेक्ट करेंगे कॉलम 1 के बेसिस पे ओपन करना। जब कॉलम 1 के बेसिस में ओपन करेंगे तो सिर्फ 1 के अकॉर्डिंग ओपन करना पड़ेगा। इसमें तो कुछ ओपन होगा नहीं क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, 0 है। तो इससे भी 0 आना है और इससे भी 0 आना है। ठीक है, तो ये था रो के बेसिस में ऑपरेटर को यूज करना। अब इसी क्वेश्चन को, सेम टू सेम क्वेश्चन को मैं कॉलम के बेसिस सॉल्व करना बताऊंगा। देखो,
अब देखो इसी को कॉलम के बेसिस पे सॉल्व करना है। अभी हम लोग ने रो वाइज माइनस किया था, अब हम लोग क्या करेंगे कॉलम वाइज माइनस करके सॉल्व करेंगे और दो जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यही किया जाता है, जीरो बनाए जाते हैं। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉलम 2 में जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे बनेगा। तो हम लोग क्या चेंज करें, कॉलम 2 को चेंज करें। कॉलम 2 को चेंज करो तो सीधा क्या लिख दो, C2 टेंड्स टू C2। पता है इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। माइनस में क्या लिखोगे, 3 into C1, ठीक है। और कॉलम कॉलम को उठाओगे, ध्यान रखना पूरे कॉलम को उठाओगे, माइनस करने के लिए जाओगे। कैसे माइनस करोगे, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से, तीसरे एलिमेंट को तीसरे एलिमेंट से, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को माइनस और प्लस करते हैं। तो करते हैं, छोटे छोटे लिख लेते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, 3 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करना है। 4 3 12 होता है ना, 3 से 3 9 माइनस करना है, ठीक है। अब यही चीज यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, लिख के दिखाते हैं कैसे क्या है। तो ये तो बिल्कुल सेम है ना कॉलम, इसमें तो कोई फर्क आना नहीं। ये भी कॉलम बिल्कुल सेम है, 2 9 और कितना 16। चेंजमेंट तो इनमें आया ना, तो 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0। इसको करेंगे तो माइनस का 11 और इसको करोगे माइनस तो माइनस का 4, ठीक है। तो अभी मैंने एक में 0 बनाया, अब हम किस में 0 बना रहे हैं, तीसरे में कॉलम में, थर्ड कॉलम में। अब इसको चेंज करेंगे थर्ड कॉलम को। अब आप थर्ड कॉलम को चेंज करोगे तो क्या लिखोगे, C3 टेंड्स टू C3, आगे कुछ भी नहीं लिखोगे। माइनस, अब खुद सोचो कॉलम 1 से कैसे इसको 0 बना सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे कॉलम 1 को तो 0 बन जाएगा ना, माइनस करने जाओगे यहाँ पे। तो आप सोचो 2 से मल्टीप्लाई किया और छोटे छोटे करके लिख लो तो मालूम पड़ जाएगा एक्चुअल में क्या लिखना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस का लिख दो 2, 2 से मल्टीप्लाई करो 4 2 8, 2 से मल्टीप्लाई करो 3 2 6। अब देखते क्या रिजल्ट है। यहाँ 1 यहाँ 0, ये पहले दोनों कॉलम नोट कर लो क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, नहीं तो फालतू में आप कंफ्यूज हो गए। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0 आएगा, इसको 1 आएगा और इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। अच्छा, अब अगर इसके आगे सॉल्व करना हो, मुझे तो भी यही अभी स्टार्टिंग में यहीं तक सिखाना था, लेकिन अगर सपोज करो आपको इसको सॉल्व करना हो, डिटरमिनेंट को सॉल्व करना हो, तो आप किससे ऑपरेट करोगे, किससे ओपन करोगे इस डिटरमिनेंट को, रो 1 से, क्योंकि रो 1 से आपको 1 के बेसिस पे ओपन करना पड़ेगा और बाकी किसी के बेसिस पे ओपन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहां तक आपको रो और कॉलम ऑपरेटर समझाने की कोशिश की है, इसको आप कम से कम 1-2 बार ट्राई करना। और अब मैं इसके बेसिस में एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाता हूं, उसको सॉल्व करके दिखाता हूं, उससे डिटरमिनेंट कैसे हम लोग ओपन करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। मेरी मर्जी, मैं रो यूज करूं या कॉलम यूज करूं वो मेरे ऊपर है, कुछ भी यूज कर सकता हूं, दोनों एक साथ भी यूज कर सकता हूं, बस सॉल्व करना है। तो मैंने सोचा कि मैं इसमें क्या करूंगा कि इससे 2 0 बना लूंगा, ठीक है। कॉलम वाइज माइनस करके क्या करूंगा, 2 0 बनाऊंगा। देखो कैसे बनाता हूं, इधर और इधर 0, तो कॉलम 2 को चेंज करना पड़ेगा, कॉलम 2 को चेंज करते हैं, C2 टेंड्स टू C2। अच्छा, माइनस क्या करोगे, ऑब्वियसली इस कॉलम, भाई मैंने एक को ऐसा रख दिया, एक कॉलम को ऐसा रख दिया कि कभी इसको जिंदगी में चेंज नहीं करेंगे जल्दी, बहुत ही मुश्किल समय होगा तो चेंज किया जाएगा, अभी तो स्टार्टिंग में तो नहीं किया जाएगा किसी क्वेश्चन में चेंज, तो इसको चेंज करना नहीं है और बाकी दोनों को 0 बनाना है एक एक करके, पहले कॉलम 2 में फिर कॉलम 3 में। तो कॉलम 2 टेंड्स टू कॉलम 2, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने ऑपरेटर लिख दिया, ऑपरेटर के अकॉर्डिंग क्या है, कॉलम 2 में से इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको माइनस कर दे। अब यही चीज मैं आपको छोटे से लिख के दिखाता हूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और माइनस करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और माइनस करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 93 आएगा, माइनस करना है, ठीक है। अब माइनस करते हैं, बाकी देखो जो चीज सेम है उसको फटाक से लिख लो, उसमें देर मत करो, और जिसमें चेंजमेंट आ रहा है उसको कर लो। यहाँ 0 आएगा, यहाँ माइनस करोगे फिर 0 आएगा, यहाँ माइनस करोगे तो आएगा 282 माइनस कर लो, ठीक है। अब इस 1 से कॉलम 3 को चेंज करते हैं, तो क्या लिखेंगे, कॉलम 3 टेंड्स टू कॉलम 3, माइनस क्या करोगे 5 इंटू कॉलम 1, ठीक है। देखो कैसे, पहले तो आप जो चीज सेम है वो चीज सेम रखोगे, चेंज क्या किया आपने, कॉलम 3, तो ये दोनों ये सब सेम रखोगे, 1 2 और 31, 0 0 और 82। देखो भले आपको लग रहा हो कि हमें समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही है, लेकिन बाद में कंफ्यूजन होता है, तो इस चीज को देखो, जब हम लोग यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं
तो एक चीज का ध्यान रखना, पहला एलिमेंट, जैसे एक कॉलम का पहला एलिमेंट लिया तो दूसरे कॉलम का भी, जो भी तीसरा कॉलम है, कोई भी कॉलम है, कोई दूसरे कॉलम का भी पहला एलिमेंट ही माइनस होता है, दूसरा वाला दूसरे से माइनस होता है, तीसरा वाला तीसरे से माइनस होता है। ऐसे ही ऐड करने जाते हैं तो पहला वाला पहले से ऐड होता है, दूसरा वाला दूसरे से, तीसरा वाला तीसरे से। ठीक है, देखो तो इसे माइनस करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करके, माइनस का 5 से मल्टीप्लाई करोगे -10, 5 से मल्टीप्लाई करो इसमें 155। ठीक है, अब आप पहले इन दोनों को कॉपी कर लो बहुत जल्दी से, वो तो कॉपी हुआ है। अब बस को सॉल्व करना है, यहाँ 0, यहाँ पे भी क्या आएगा 0, और यहाँ पे जब माइनस करोगे तो नेगेटिव का आएगा 117। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, अब आपको ओपन करना है, कैसे भी ओपन कर लो। मुझे रो 1 अच्छा लग रहा है ओपन करने के लिए, क्योंकि एक सिंगल 1 लिखा हो, बाकी के दो टर्म 0 ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं रो 1 के बेसिस में ओपन कर ले रहा हूँ, 1 लिखूंगा, डिटरमिनेंट बनाऊंगा, इससे पहले मैं रो कॉलम को छुपा लूंगा। क्या बचेगा 0 माइनस का 82, 0 माइनस का 117। बाकी किसी से ओपन करने से कोई बेनिफिट नहीं है इन दोनों से, क्योंकि वो आना 0 0 ही है, उसको लिखने से कोई बेनिफिट नहीं है। तो यहाँ पे भी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ब्रैकेट में 0 -0, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 0। अच्छा, हाँ, अब इसके आगे स्टार्ट होती है प्रॉपर्टीज। ये ऑपरेटर्स और प्रॉपर्टीज मिल करके आप आर.डी. शर्मा की सेकंड एक्सरसाइज डिटरमिनेंट की कर सकते हो बहुत आसानी से। प्रॉपर्टीज टोटल मिला के जो मैं अभी बताऊंगा तुरंत, वो होंगी 6, बाकी 1 2 और प्रॉपर्टी एक आध वो बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या है कि अगर सपोज करो कोई डिटरमिनेंट है, उसकी 2 रो या फिर कोई 2 कॉलम, मैं रो का लिख रहा हूँ, कॉलम का अपने आप समझ लेना। ठीक है ना, जैसे कोई 2 रो 1, जैसे 1 2 3 है, और दूसरी रो भी आपको क्या मिल जाए 1 2 3 मिल जाए। ठीक है, बाकी बीच में कुछ भी हो, A B C हो, 5 6 7 हो, कुछ भी हो, अगर 2 रो सेम होती हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0 के इक्वल होगी, कोई भी 2 रो। हाँ, कोई अगर 2 कॉलम सेम होते हैं तो भी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो कोई भी 2 रो सेम हो जाए, या फिर कोई भी 2 रो क्या हो, तो कोई या फिर कोई भी 2 कॉलम सेम हो जाए तो वैल्यू क्या होगी 0। आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रॉपर्टी में। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी है अगर कोई भी रो की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब पूरी की पूरी रो अगर क्या हो 0 हो, ठीक है, या पूरा पूरा कोई कॉलम ही 0 हो जाए, ठीक है, कोई भी एक चीज दोनों में से, ठीक है, तो भी वैल्यू क्या होगी 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज्यादा है, इसलिए देखो सीधे भी समझना है और रिवर्स भी समझना है, दोनों चीज समझनी है। रिवर्स बल्कि ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर कोई बाहर टर्म है, k लिख लो चाहे 2 लिख लो, कुछ भी लिख लो, और अंदर लिखा है जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18, चलो बाहर मैंने 5 लिख लिया, या a लिख लेते हैं, k लिख लेते, चलो ये सही है। ठीक है, तो अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो मैं पहली रो में भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं इसको, या सिर्फ दूसरी रो से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, या सिर्फ तीसरी रो से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, या सिर्फ पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से, या तीसरे कॉलम से, कोई एक चीज सेलेक्ट करनी है, कोई भी एक। जैसे मैंने सेलेक्ट किया कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो कि रो 3 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, मैं सिर्फ कॉलम 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, 4k 10k और 16k। ठीक है, तो ये मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, कॉलम 2 से। अब आप कहोगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में किससे मल्टीप्लाई करना है, तो जब देखो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने लगोगे, जब देखोगे, ऑब्जर्व करोगे चीजों को, अपने आप क्लियर हो जाती है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती इसमें। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया सीधे सीधे काम। उल्टा काम क्या है, अभी आपने अंदर मल्टीप्लाई किया है, लेकिन आपको उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बाहर निकालना अंदर से, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर कहें बाहर क्या निकालना है, तो भाई इन सबके पास k है, हम चाहे तो k बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई अच्छा बच्चा होगा तो कहेगा k ही क्यों निकाल लें, 2 भी निकाल लें, तो एकदम सही है, 2 भी निकाल सकते हो आप। तो यहाँ पे इससे k भी निकालो 2 भी निकालो, 2k निकालोगे तो कितना बचेगा, 2 डिवाइड करो पता चलेगा ना, जैसे कॉमन लेते हैं, डिवाइड करो कितना आएगा 5, डिवाइड करो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अब कोई बच्चा कहता है कि इससे भी 2 निकाल सकते हैं, तो हाँ निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। अगर यहाँ 0 हो जाए तो 14 ना होता, कल को यहाँ पे 0 होता, 14 हटा दो, 0 लिख दो। अब क्या 2 बाहर निकलेगा,
हाँ अभी भी 2 बाहर निकलेगा क्योंकि 0 के पास सब कुछ होता है, 2 4 6 8 हर चीज इसके पास है, ठीक है। तो इजीली हम लोग कॉमन कर सकते हैं। क्या कॉमन करेंगे? 2 दोनों से 2 कॉमन करो तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। इससे भी 2 कॉमन कर सकते हैं तो एक और 2 बाहर मल्टीप्लाई में लिख दो, 3 हो गया और 4 हो गया और कितना हो गया? 9 हो गया, ठीक है। तो आपको इसमें एक चीज क्लियर हुई कि अगर 0 हो तो भी बाहर कॉमन आ जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, प्रॉपर्टी 4 में बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी 4 क्या है? प्रॉपर्टी 4 होती है कि अगर सपोज करो कोई भी रो और कॉलम को कोई दो रो को या कोई दो कॉलम को इंटरचेंज करें। देखो कैसे, ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड, ठीक है। मेरा मन कर रहा है कि ए बी सी बीच में आ जाए, पी क्यू आर साइड में आ जाए, ठीक है। तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो हम क्या कर रहे हैं, पी क्यू आर को इस साइड में ले आ रहे हैं, पी क्यू आर, और ए बी सी को इस साइड ले आ रहे हैं, ए बी सी, ठीक है। बाकी एक्स वाई जेड अपनी जगह रहने दे रहे हैं, क्लियर है ना। तो यहां पे क्या होगा क्या, बस आगे बाहर माइनस आ जाएगा, ठीक है। साइन माइनस नेगेटिव आ जाता है, जितनी बार आप इंटरचेंज करोगे उतनी बार नेगेटिव क्या होगा, साइन बाहर आएगा। अब अगर कोई कहे कि एक्स वाई जेड को सर बीच में ले आए और एबीसी को उस कोने में ले जाए तो भी ले आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। एक्स वाई जेड को बीच में ले आओ, पी क्यू आर एक्स वाई जेड बीच में आ जाएगा, एबीसी इधर हो जाएगा। अब जो बाहर लिखा है वो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस। क्यों? क्योंकि आपने इधर लेगा और इसको इधर लेगा, तो इंटरचेंज किया ना आपने, ठीक है। तो एक्स वाई जेड को इधर ले आया, एबीसी को इधर ले आया, जैसे इंटरचेंज किया वैसे क्या होगा, बाहर माइनस और आ जाएगा। अब अगर किसी के दिमाग में आया यहीं से ही कि ऐसा है, कॉलम तो हमने कर लिया, रो भी करके दिखाइए, तो रो भी कर सकते हो, रो में कोई दिक्कत नहीं है। आप दूसरी रो को ऊपर ले आओ और पहली रो को दूसरे में ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको ऊपर ले जाओ, क्यू वाई बी, और इसको पी एक्स ए को नीचे ले आओ और नीचे आर जेड सी रहेगा। फिर माइनस क्या होगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि प्लस था, अब क्या हो जाएगा माइनस। तो जितनी बार आप इंटरचेंज करोगे उतनी बार क्या होंगे, साइन माइनस का बाहर आता है। चलो अब आगे देखते हैं इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन, ठीक है। पहला एक क्वेश्चन है। अच्छा, ये दोनों ही क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा अभी, एक ही लिखा है, दूसरा लिखेंगे, ये सबके सब विदाउट एक्सपेंशन से होने हैं। मतलब इसको सॉल्व करने के लिए एक्सपेंड नहीं कर सकते डिटरमिनेंट्स को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत सिंपल सा है, अगर आप क्या करो, इससे 4 कॉमन ले लो, पहले कॉलम से 4 कॉमन ले लो, करो 4 कॉमन बाहर। ये कितना होगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 2 3 4 7 5 8, सॉरी 7 5 3। ये जो 4 कॉमन लिया है ये एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3 मैंने बताई थी, ठीक है। देखना प्रॉपर्टी 3 बताई थी। और ये जो 2 रो सेम हो जाती हैं या 2 कॉलम सेम हो जाते हैं, यहाँ 2 कॉलम सेम है, कौन कौन से कॉलम सेम है, कॉलम 1 और कॉलम 2। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो जब 2 कॉलम में 2 रो सेम होती है तो वैल्यू सीधा हम लोग क्या लिखते हैं, 0। 4 आएगा, डिटरमिनेंट की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, आंसर क्या होगा, 0। इसी टाइप में एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लो। 6 -3 2 2 2 2 -1 -10 और 5। अच्छा एक चीज और देख लो, कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगी। ये जो 4 बाहर आया है वो कौन सी प्रॉपर्टी से बाहर आया है, प्रॉपर्टी 3 जो मैंने बताई है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं प्रॉपर्टी 3 बोला तो हर एक बुक में प्रॉपर्टी 3 होगी, ठीक है, लेकिन मैंने तो प्रॉपर्टी 3 का यूज किया है। अच्छा ये जो 0 हुआ वो किस बेसिस पे आया है, 0, ये प्रॉपर्टी फर्स्ट के बेसिस पे आया। अभी प्रॉपर्टी सेकंड और 4 यूज करना बाकी, 4 तो यूज नहीं होगी अभी, हाँ सेकंड यूज हो जाएगी, शायद इसमें यूज हो जाए। देखो अगर आप क्या करो कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, इसमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और कॉलम 1 में ऐड कर दो।
सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो, ठीक है। पहले तो ये करोगे, तीनों के तीनों क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे, करके देखना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या करना है, इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें ऐड करना है। बेसिकली किसको चेंज करना है, कॉलम 1 को चेंज करना है। कॉलम 1 को अगर चेंज करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1, और हमें ऐड कर देना है किसको, 2 इंटू कॉलम 2 को, कॉलम 2 को इसमें ऐड कर देना है। करते हैं तो अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6। ऐड करने में साइन चेंज नहीं होता, ये -6 आएगा तो भाई उतना ही रहेगा। 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं तो +10। ये सब के सब 0 हो जाएंगे, वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तीनों के तीनों एलिमेंट 0 हो जाएंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। ये एक तरीका है। एक और तरीका है, वो भी देख लो तुरंत, 2 मिनट में हो जाएगा। 6 2 -10 -3 -1 5 2 2 2, ये सेकंड मेथड है। इसमें क्या करना है, इसमें आप इससे -2 कॉमन कर लो। इन तीनों से, ये वाले कॉलम से, कॉलम 1 से आप क्या करो, -2 कॉमन कर लो। करो -2 जब कॉमन करोगे तो -2 करोगे तो माइनस का 3 आएगा, नेगेटिव का साइन भी तो आएगा ना माइनस का। -2 कॉमन करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। -2 कॉमन करोगे, माइनस साइन तो बाहर आएगा, बाकी 5 आ जाएगा। आपको पता है जब भी आप नेगेटिव कॉमन करते हो साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये कितना हो गया, 6 का -3, भाई 2 से डिवाइड करेंगे, 3 तो आना ही है, माइनस इसलिए है क्योंकि माइनस साइन बाहर लिया था। इससे 1 तो आना ही है, साइन क्यों चेंज होगा, क्योंकि माइनस बाहर किया था इसलिए -1 आ जाएगा। बाकी -3 1 और 5 2 2 2, ये फिर से सेम हो गए तो वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। इसको दोनों ही मेथड से करना, पहले मेथड से भी करना और दूसरे मेथड से भी करना। पहला मेथड है ये माइनस करके, ठीक है, और दूसरा मेथड तो आपको मैंने बताया, ये सामने लिखा हुआ है। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी पे पहुंचते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी मैट्रिक्स का हम लोग डिटरमिनेंट निकालें, ठीक है, या उसको ट्रांसपोज करने के बाद उसका डिटरमिनेंट निकालें तो वैल्यू सेम रहती है। इसके बेस पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बताएंगे, लेकिन पहले समझो ट्रांसपोज क्या होता है। देखो कोई भी टर्म ले लेते हैं किसी मैट्रिक्स का, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका ट्रांसपोज अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखो, ठीक है। ट्रांसपोज में क्या होगा, ट्रांसपोज में बेसिकली रो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कॉलम में। जो 1 2 3 आपको रो में दिखाई दे रहा है, वो 1 2 3 आपको किसमें दिखाई देगा, कॉलम वाइज। 4 5 6 जो आपको रो में दिखाई दे रहा है, वो 4 5 6 अब किसमें दिखाई देगा, सेकंड कॉलम में, और ये 7 8 9 किसमें, थर्ड कॉलम में। ये ट्रांसपोज होता है, इसका ध्यान रखना, ट्रांसपोज है। अब आते हैं हम लोग सीधा क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है फिर से भाई विदाउट एक्सपेंशन, बिना एक्सपेंशन करे, ठीक है। इसको फाइंड आउट करनी है इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन के लिए आप क्या करो, इसको एक इक्वल लिख लो। ये क्वेश्चन आपको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा टफ होगा, बाकी ये मेरे फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। आप लोग भी ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब भी नॉलेज में आ जाएगा। मैं जो आइडेंटिफाई करता हूँ वो इस बेसिस पे कर लेता हूँ कि सारी वैल्यूज क्या है, इसकी डायगोनल 0 है, और जो भी प्रॉब्लम है वो बस माइनस प्लस की है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, y यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव। तो मुझे ऐसा कभी दिखता है तो एक बार माइंड में आता है कि शायद ये प्रॉपर्टी लगे। तो इस प्रॉपर्टी के लिए पहले मैंने इसको किसके इक्वल कर लिया, डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्योंकि ए तो मैट्रिक्स होती है, ये क्या होता है, डिटरमिनेंट होता है, ठीक है। अब आप क्या करो, दोनों तरफ ट्रांसपोज दे लो, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी लगानी है। तो इसको ट्रांसपोज लिख लो, ठीक है ना, और इधर भी जो वैल्यू आएगी ट्रांसपोज लिख लेना। जैसे मैट्रिसेस में ट्रांसपोज करते हो, वैसे आप डिटरमिनेंट में भी ट्रांसपोज कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ट्रांसपोज अंदर चला जाएगा तो ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट हो जाएगा, और इसका ट्रांसपोज करने में क्या होगा, रो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में। अभी आपको जो चीज रो में दिखाई दे रही है वो चीज कॉलम में, यही सेम चीज आपको कॉलम में दिखाई देगी। देखो ये सेम चीज आप कॉलम में लिखोगे, x y z, कॉलम मतलब वर्टिकल लाइन में, ये हॉरिजॉन्टल में है, इसी कॉलम में लिखोगे मतलब वर्टिकल लाइन में, माइनस का x 0 और z, ठीक है। ऐसे ही लास्ट वाला माइनस का y, माइनस का z और क्या 0, ठीक है ना। अच्छा आपको ये बात पता है
ए ट्रांसपोज को हम लोग ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोल सकते हो, ठीक है, शिफ्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी यूज होगी इसमें, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, अब आप ध्यान से देखना, फर्स्ट रो से माइनस कॉमन करो, लिखने को लिख भी सकते हो, ऑन टेकिंग कॉमन -1 फ्रॉम फर्स्ट रो, यहां पे लिख सकते हो आप अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस से कॉमन करोगे, जीरो की सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x क्या होगा, माइनस से किस में आ जाएगा, प्लस में, y माइनस से प्लस में, साइन चेंज होंगे ना। अभी आपने फर्स्ट रो से कॉमन किया, अब सेकंड रो से भी कॉमन करो, फिर से भाई इससे एक माइनस किया तो माइनस हो गया था, अब सेकंड रो से माइनस कॉमन करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस कॉमन किया है, जीरो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये फिर क्या होगा, माइनस का प्लस में हो जाएगा। अब आप थर्ड रो से माइनस कॉमन करो, तो फिर से ये प्लस हट के फिर से क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, भाई पहले से माइनस आया, फिर दूसरे से माइनस कॉमन किया तो प्लस हो गया, तीसरे से माइनस कॉमन कर रहे फिर माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का y और ये भी माइनस का z और ये जीरो हो जाना है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ a है। अब आप ध्यान से इसकी फोटो को, माइनस को हटाने के बाद इंक्लूड मत करना माइनस को, इसकी फोटो और स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन शुरू हुआ उसकी फोटो देख लो, बिल्कुल सेम मिलेगी आपको, ठीक है। मतलब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a, इसकी वैल्यू शुरुआत में क्या पढ़ी थी, डिटर्मिनेंट ऑफ a लिख सकते हो, आगे माइनस का साइन है वो भी लिख लेना, ठीक है। अब ये माइनस साइन इस साइड जाएगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस एक और डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। ये ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a है इज इक्वल्स टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू जब 2 उधर जाएगा तो 0, आंसर भी क्या हो जाएगा, 0 ही, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6, प्रॉपर्टी 6 क्या है, अगर ये x y z p q r a प्लस b b प्लस c c प्लस a लिखा है, तो इसको हम लोग दो मैट्रिक्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले में x y z और p q r सेम रहने दो, इवन दूसरे में भी यही x y z रहेगा, p q r सेम रहेगा। ऑब्जर्व करो, प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी, अपने ऑब्जर्वेशन से ही आ जाएगी ऐसी चीजें। पहले जो ABC है उसको यहाँ पे लिख देंगे, तो ये पहले मैट्रिक्स बन गए, बाकी दोनों सेम है, इसमें भी सेम है, ठीक है। और अब ये ABC ने लिखी, ये BCA इधर y लिखेंगे, ठीक है, B लिखेंगे, C लिखेंगे और A लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम चाहें तो इन दोनों को अलग कर सकते हैं। अब इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं जितना आपको दिख रहा है सिंपल, थोड़ा ध्यान से देखना तो आपको मालूम पड़ेगा। देखो इस पे भी मैं अलग करूंगा दोनों को, लेकिन थोड़ा अलग चीज होगी, अगर जिस थोड़ा सा भी इधर दिमाग हुआ तो नहीं समझ में आएगा। देखना, पहले तो जो सेम रखने हैं वो लिख देते हैं, √5 5 और √15, उसके बाद √5 √10 एंड 5। यहां भी जो चीज सेम लिखनी है वो भी लिख देते हैं, उसके बाद बताते हैं इसमें क्या ट्विस्ट है हल्का सा। देखो मैं अगर चाहूं तो इसको √3 इधर और √23 इधर लिख सकता हूं, इसमें मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम या ऑब्जेक्शन नहीं होगा। भाई √3 को इधर लिख दो और 23 को इधर लिख दो। ऐसा मैंने क्यों किया, इस बात को पकड़ने की कोशिश करो। ये √3 है, √3 इंटू √5, मतलब अगर रूट के अंदर 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, √15, और इसको 3 से मल्टीप्लाई, √3 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, 3। तो ये एक ही टाइप के टर्म लग रहे हैं क्योंकि ये एक दूसरे के मल्टीपल में आ रहे हैं। दूसरे को देखोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, √23 के अंदर, रूट के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनता है, √46, और इसी रूट के अंदर अगर 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना बनेगा, 115। इसलिए इसको ट्विस्ट किया गया, बस यही इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको समझना है। अब आप अलग कर सकते हो, नॉर्मली कैसे अलग करोगे, ये अलग हो जाएगा, वो दूसरे में आ जाएगा। तो √3 √15 एंड 3 ये इसमें आ जाएगा, और ये वाला कौन सा, √23 √46 और √115 ये अलग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ सॉल्यूशन इजी है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो कैसे होगा सॉल्यूशन, इससे √3 कॉमन कर लो, जैसे इससे √3 कॉमन करोगे
तो यहाँ पे 1 बचना है। रूट 3 कॉमन करोगे, 3 से डिवाइड करो रूट के अंदर, 5 टाइम्स आएगा, रूट 5 बचेगा। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि एक 3 के अंदर 2 रूट 3 होते हैं। एक 3 के अंदर कितने रूट 3 होते हैं? 2। एक 5 के अंदर 2 रूट 5 होते हैं। तो एक रूट 3 तो इन सबसे कॉमन करना है, इससे कॉमन कर लिया 1 आया, इससे कॉमन कर लिया 5 आया। इसके पास 2 रूट 3 है, एक रूट 3 कॉमन कर लोगे तो एक रूट 3 बच जाएगा। इससे क्या कॉमन कर सकते हैं? इससे हम लोग रूट 5 कॉमन कर सकते हैं सेकंड से, तो ये भी बाहर निकालो इनटू रूट 5 सेकंड कॉलम से। रूट 5 कॉमन करोगे तो कितना आएगा? 1। एक 5 के अंदर 2 रूट 5, तो एक बाहर निकाल लो, और इसको रूट 5 से कॉमन करोगे तो 5 का टेबल तोड़ो, 5 × 15, 5 3 = 15। ठीक है, बाकी ये रूट 5 का रूट 5, रूट 10 का रूट 10 और 5 का 5, इसमें 2 कॉलम सेम हो गए, इसका भविष्य तो तय हो गया। ये क्या होना है? इनको मल्टीप्लाई करो 3/15, ये तो 0 होना है। ठीक है, अब उसके बारे पे आते हैं। पहले से रूट 23 कॉमन कर लो, रूट 23 कॉमन करोगे तो 1 आएगा, रूट 23 कॉमन करोगे तो 2 आएगा, रूट 23 कॉमन करोगे तो 5 आएगा, लेकिन सब रूट में आएंगे। 1 तो चलो रूट से बाहर आ जाएगा, ये सब रूट में आएंगे। ठीक है, इसमें तीनों से क्या कॉमन कर सकते हो? रूट 5, लेकिन कोई फायदा नहीं है, पहले कॉमन कर चुके हैं, करना हो कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे पता है कि लास्ट वाले से कॉमन करके आना है, आप दोनों से कॉमन कर लेना अपना अपना अलग अलग, मुझे पता है इसे सेम आ जाएगा। तो रूट 5 और कॉमन कर लो, ये सेम रहने दो, इसका काम पहले हो चुका है ना, ये दोनों सेम होने के लिए। इसमें रूट 5 कॉमन करोगे तो 1 आएगा, रूट 5 कॉमन करोगे तो रूट में 2 आएगा, रूट 5 कॉमन करोगे, हर एक 5 में 2 रूट 5 होते हैं, एक 5 कॉमन कर लोगे तब भी एक 5 बचेगा। फिर से इसके 2 कॉलम सेम हो गए, पहला और तीसरा कॉलम सेम हो गया, इसका भविष्य फिर पता चल गया क्या होना, ये तो 0 हो जाएगा। तो रूट 23 इंटू रूट 5 इंटू 0 हो जाएगा, ये वैल्यू भी 0 और ये भी 0, और टोटल वैल्यू कितनी? 0। अब 6th प्रॉपर्टी में बढ़ते हैं। उसको बताने से पहले, इसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन नहीं है, बस प्रॉपर्टी आपको माइंड में होना चाहिए, और इसको मैं एक बार बता भी चुका हूँ पहले बीच में, लेकिन उसको बताने से पहले आप ऐसा करो, इसको थोड़ा ध्यान दो जो यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको इसका सिस्टम तो पता होगा, स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने डिटरमिनेंट की। अच्छा, पहली वाली चीज क्या होती है? रो। दूसरी वाली चीज क्या होती है? कॉलम। ठीक है, तो अगर कोई आपको एलिमेंट्स वाइज आपसे पूछे कि ये बताओ ये कौन से रो या कौन से कॉलम का एलिमेंट है, तो आप डायरेक्टली कैसे पहचानोगे? ठीक है, तो आप देखो कौन चीज सेम है। यहाँ पे अगर अच्छे से देखो तो आपको ये चीज दिखाई दे रहा है कि आगे हमेशा 1 1 1 है। आगे 1 1 1 आने का मतलब हुआ आगे किस पे डिपेंड करता है? रो पे। तो मतलब ये पूरे पूरे एलिमेंट किसके हैं? फर्स्ट रो के हैं, क्योंकि हर जगह आगे 1 1 1 आया है। आप चेक कर लो अपने आप, फर्स्ट रो के चेक कर लो, यही सेम कॉपी है कि नहीं है। ठीक है, अच्छा कोफैक्टर पे आते हैं। अगर आप इन कोफैक्टर्स को देखो अच्छी तरीके से तीनों को, और अगर आपसे पूछा जाए ये कौन से रो या कौन से कॉलम के कोफैक्टर है, ठीक है, तो आप कहोगे तीसरे रो के हैं। क्यों? क्योंकि जो रो की पोजीशन है वहां पे तीनों टर्म सेम है, वो लिखा है 3, तो आप ये बोल दोगे ये कोफैक्टर है कौन से? रो 3 के। ठीक है, और अगर एक और एग्जांपल लें और इसमें पूछें कि ये कहाँ पे है, तो देखो इसमें कॉलम सेम है, ध्यान देखो इसमें कॉलम वाला टर्म सेम है, तो ये कॉलम 3 का होगा। ये जो वैल्यू होगी ये कहाँ से आएगी? ये कॉलम 3 की होगी। ये सारे एलिमेंट किसको डिफाइन करेंगे? कॉलम 3 को। बाकी चेक करने के लिए आप देख सकते हो भाई ये कॉलम 3 है, A13 लिखा है, A23 लिखा है और A33 लिखा है। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप इस प्रॉपर्टी 6 को सही तरीके से समझ सको। तो प्रॉपर्टी 6 क्या कहती है समझना, कि अगर हम लोग क्या करें कि सेम रो पकड़े, कोई भी रो पकड़ो या फिर कॉलम भी पकड़ सकते हो कोई सेम, अभी लेकिन रो पे फोकस करते हैं तो बहुत मिक्सअप हो जाएगा सब। अगर सेम रो पकड़ते हैं, उसी के एलिमेंट को रिलेट करते हैं किससे? उसी के कोफैक्टर से। ठीक है, उसके एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर से, जो एलिमेंट हो उसी कोफैक्टर है। जैसे A11 को हम लोग उसी के कोफैक्टर से C11 से, A12 को उसी के कोफैक्टर से, A13 को उसी के कोफैक्टर से,
रिलेट करें, ऐसे प्लस करें तो वैल्यू जो आती है वो डेल्टा मतलब कि डिटर्मिनेंट के इक्वल आती है। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। ये एक प्रॉपर्टी है, ये किसी के लिए भी लिख सकती है। ये तो मैंने अभी रो 1 के लिए लिखी है, ठीक है। ऐसे आप रो 2 के लिए भी बना सकते हो, ये मैं प्रीवियस वीडियोस में समझा चुका हूं आपको, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक और इससे प्रॉपर्टी जनरेट होती है। अच्छा, अभी तो दोनों चीज सेम थी। अब अगर सपोज करो मैं दोनों चीज सेम ना होकर के डिफरेंट ले लूं, सपोज करो रो 1 को रिलेट, रो 1 के एलिमेंट्स को, रो 1 के एलिमेंट लूं और रो 3 के क्या लूं, को फैक्टर लूं, तो क्या होगा। रो 1 के मैंने एलिमेंट्स लिए, ठीक है, रो 3 के मैंने क्या लिए हैं, को फैक्टर्स लिए हैं। अब इनको रिलेट कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो क्या आएगा, देखो इसको अच्छी तरीके से। रो 1 के मैंने एलिमेंट लिए हैं कौन कौन से, a11 ले लिया। रो 3 के को फैक्टर तो मैंने यहाँ पे दिखाए थे एग्जांपल, तभी लिया ही था, तो c31 ले लिया। फिर दूसरा एलिमेंट लिया रो का कितना, a12, इसको किससे रिलेट किया, साथ में इसको किससे कंबाइन किया, c32 से। और यहाँ से क्या है, a13, और यहाँ पे कितना, c33। तो अब वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0। ये इसमें ही दो प्रॉपर्टीज आती हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। इसको फिर से एक बार देख लो अच्छे से, बात को समझ लो सही तरीके से। थोड़ा सा समझना थोड़ा टफ है, ये मैं पहले भी आपको इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, ये अभी बताया है, ये पहले भी इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ। बेसिकली डिटरमिनेंट ओपन करने का यही रूल ही होता है। इसको आप खुद भी चेक कर सकते हो, आपको वो फैक्टर्स निकालने आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको एलिमेंट्स जज करने आते हैं, चेक करने आते हैं, फाइंड आउट करने आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस लगा के मल्टीप्लाई करके चेक करना है वैल्यू 0 के इक्वल होगी कि नहीं होगी। तो ये एक प्रॉपर्टी बनती है, इसमें एलिमेंट दूसरे रो के हैं और कोफैक्टर दूसरे रो के हैं। दूसरे रो का मतलब नहीं, रो 2, दूसरे मतलब अलग अलग रो के हैं, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी प्रॉपर्टी और है, प्रॉपर्टी 7, बहुत छोटी सी है, बस लिखना ही है और कुछ नहीं करना। प्रॉपर्टी 7, अगर कहीं पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आए तो उसको हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो